गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 का हम 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ये पार्ट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा हुआ है तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 3 देखना है। तो हमने 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे। अब हम 18 क्वेश्चन करेंगे। 18 क्वेश्चन में जैसे क्या दिया गया, एक कक्षा के कमरे में कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठे तो 3 बेंचें खाली रह जाती हैं, और यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। 3 विद्यार्थी बैठे तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें विद्यार्थियों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे रख देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हाँ, जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा में, तो इसमें हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। फिर उसके बाद इसमें क्या पूछेगा, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्वेश्चन नंबर कौन है हमारा 18। तो लिखेंगे माना कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, एक्स हैं। माना कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, एक्स हैं। एक्स विद्यार्थी अगर हम मान लेंगे तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम पहले थोड़ा ऐसे बना के बता रहे हैं। जैसे एक बेंच ये है, एक बेंच में इसमें कितने, ये मान लीजिए कि 4 विद्यार्थी बैठे हैं। फिर 2 बेंच जब हमने ली तो दूसरी बेंच में ये 4, तो 2 बेंच में कुल कितने हो गए, 4 4 8 हो गए, क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही तीन बेंच में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, कितने, 4 4 8 4 12 हो जाएंगे। ठीक है, 3 बेंच में कितने, जब हमें बेंच, अभी हमें बेंच की संख्या तो पता नहीं है कितनी है, तो हम ऐसे ही, और हमें विद्यार्थियों की संख्या पता है, मतलब हमने माना है, सॉरी, एक्स। जैसे अब यहीं पे, हाँ, अगर हम निकालना चाहें कि जैसे हमको पता हो कि जैसे ये 8 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी कितने, मतलब एक बेंच पे 4 विद्यार्थी हैं, एक बेंच पे 4 विद्यार्थी आपको पता है। तो 8 विद्यार्थी कितने बेंचों पर बैठेंगे, एक बेंच पर 4 विद्यार्थी हैं, तो कितनी बेंचों में ये कितनी बेंच लगेंगी जिसमें कि ये 8 विद्यार्थी बैठ जाएं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड, मतलब हमें विद्यार्थियों की संख्या तो पता ही है, एक बेंच में कितने, 4 विद्यार्थी बैठ, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएंगी। 2 बेंच लगेंगे 8 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए। तो वैसे ही हमने यहाँ पे जैसे कुल विद्यार्थी एक्स मान लिए हैं, और एक बेंच में कितने बैठ रहे हैं विद्यार्थी, 4, तो यहाँ पे कुल बेंच अब हमारी आ जाएंगी, क्योंकि हमें बेंच की संख्या निकालना है। तो कुल बेंचें हो जाएंगी, एक्स हमारे विद्यार्थी हैं तो एक्स बटे 4 हो जाएंगी। कुल बेंचें कितनी हो जाएंगी, एक्स बटे 4। और अब उसमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 3 बेंचें खाली रह जाती हैं। तो x/4 में हम 3 बेंच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो बेंच ज़्यादा हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जो बेंचें, तीन बेंचें जो खाली रह जाती हैं, तो 3 बेंचों को हमें यहाँ पे, अच्छा, 3 बेंचें यहाँ पे मतलब ज़्यादा हैं, तो जो 3 बेंचें ज़्यादा हैं तो कुल बेंच करने के लिए, अच्छा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 बेंचों को, क्योंकि यहाँ पे 3 बेंचें खाली रह जाती हैं। ठीक है, तो हमारी अब टोटल कितनी बेंचें हो जाएंगी, कुल बेंचें, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 3 बेंचें खाली रह जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब दूसरा वाला, ये वाले में क्वेश्चन को नंबर 1 डाल देंगे। फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या है कि अब उन्होंने बोला है कि एक बेंच में, वैसे ही अब वो बोल रहे हैं कि एक बेंच में अगर हम 3 विद्यार्थियों को बैठाते हैं तो अब ऐसे ही, तो कुल बेंचें फिर कितनी आ जाएंगी, तो हम x/3 कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी बेंचें पता लग जाएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं, तो 3 विद्यार्थी जो खड़े रह जाते हैं, 3 विद्यार्थी एक बेंच में बैठ रहे हैं, तो 3 विद्यार्थियों को मिलाकर कितनी, एक बेंच बनेगी। तो जो एक बेंच, वहाँ 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं, तो वहाँ पर उस कक्षा में मतलब एक बेंच ज़्यादा है वहाँ पे, तो एक बेंच को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी कुल बेंचें कितनी हो जाएगी, x/3 माइनस का 1 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएंगी कुल बेंचें। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 की, दोनों की कुल बेंचों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। x/4 प्लस का 3 इक्वल अब द x/3 माइनस 1। अब इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो x/4 माइनस का x माइनस का 3
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, x/4 माइनस का x/3 इक्वल ऑफ द, ये इस सर जगह -1 -3 हो जाएगा। तो जब हम इससे इसको करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4x अपॉन का 12 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद -4x से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x अपॉन का 12 और माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 48 आ गई। तो हमारे कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे, जो कि यही आएगा हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कितने आ गए कुल विद्यार्थी, 48 आ गए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 710। और फिर उन्होंने बोला है कि बड़ी संख्या को, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल इतना हो जाता है कितना, 12 एंड शेषफल 8 हो जाता है। तो संख्याएं बतानी है आपको। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन तब तक देख लेंगे कि क्या दिया गया है क्वेश्चन। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल। हम मान लेंगे पहली संख्या हमारी क्या है, माना कि क्वेश्चन नंबर हम कौन कर रहे हैं, 19। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि छोटी संख्या, माने कि छोटी संख्या x है। तो हमारी बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी कितनी, 710 माइनस का x हो जाएगी। ठीक है, 710 माइनस x हो जाएगी बड़ी संख्या। फिर उसके बाद अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है, मतलब ये बड़ी संख्या है 710 माइनस x, जब हम इसको छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारा भागफल कितना आता है, 12, और यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 8। मतलब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा फिर फॉर्मूला होता है भाजक बराबर ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा ये, और फिर इसी फॉर्मूले से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट रहती है। यहाँ पर ये क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, 710 माइनस x। भाजक की वैल्यू क्या है, x है। भागफल कितना है, 12 दिया गया प्लस का 8। बस इसको सॉल्व कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस यहीं से हमारा जो भी x की वैल्यू आएगी तो वो हमारी हो जाएगी क्या, छोटी संख्या को हमने x माना है तो बड़ी संख्या हमारी 710 माइनस x, उसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस वही हमारी संख्या हो जाएगी, वही हमारी दो संख्या हो जाएंगी। तो अब हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। एक मनुष्य ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, 1/3 भाग अपने लड़के के लिए दिया और शेष भाग अपने लड़की को छोड़ा। यदि लड़की का भाग 15,000 रुपये है, तब मनुष्य की कुल संपत्ति कितनी है। और उसने अपनी पत्नी को कितना मतलब दिया, अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति का कुल कितना भाग मिला और लड़के को कितना भाग मिला। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग तब तक पढ़िए, तब तक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमको ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, लिखेंगे कि अपनी मनुष्य की कुल संपत्ति लिखेंगे। माना कि मनुष्य की कुल संपत्ति कितनी है, x है। माना मनुष्य की कुल संपत्ति कितनी है, x है। अब उन्होंने क्या बोला है कि अपना आधा भाग अपनी पत्नी को दिया है। लिखेंगे आधा भाग अपनी पत्नी के लिए, आधा भाग अपनी पत्नी के लिए उन्होंने दिया। तो कुल संपत्ति उनकी x थी, उसका x/2 उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर उसके बाद उसका 1/3 भाग कितना दिया है,
एक तिहाई भाग उन्होंने अपने कितने लड़के को दिया तो x/3 उसका कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने शेष भाग, उन्होंने लिखा है शेष भाग अपनी लड़की के लिए छोड़ा, शेष भाग उन्होंने लड़की के लिए छोड़ा। तो कुल हमारा भाग कितना था, अपनी उनके पास कुल संपत्ति किसी मनुष्य के पास कितनी थी, x थी, और उन्होंने कुल कुछ आधा भाग पत्नी को और x/3 भाग लड़के को दे दी। तो शेष भाग कितना हो जाएगा, क्योंकि हम इस वाले से कुल वाले से इन दो को घटा देंगे तो शेष हमारा आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस x/2 माइनस का x/3 x/2, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को मतलब ऐड करके उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा इस शेष को। तो शेष भाग हमारा कितना आ जाएगा, जब इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस का वहाँ से कितना हो जाएगा 5x अपॉन का 6x। तो जब इससे इसको घटाएंगे तो x/6 आ जाएगा। ठीक है, शेष भाग हमारा कितना आ गया, x/6। अब यहीं से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है कि लड़की का भाग कितना 15,000 रुपये दिया गया है, ठीक, और एक हमने शेष भाग निकाला हुआ है यहाँ पे कितना x/6 अभी हमने निकाला है। तो x/6 को 15,000 के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि जो कि लड़की का भाग इतना दिया गया तो कुल x का मान कितना आ जाएगा, इससे इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 15 छक्का 90, 3 0 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना रुपए आ गया। ठीक है, अब इसमें बस उनका सबका अलग अलग पूछा गया है कि पत्नी को कितना मिला, तो बस उसका हम आधा कर देंगे तो पत्नी के लिए हो जाएगा, और फिर उसका 1 तिहाई कर देंगे तो लड़के को आ जाएगा। तो बस वैसे ही आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अब आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसकी कुल संपत्ति इतनी आ जाएगी, पत्नी को उसका आधा कर देंगे जितना मिला, और उस 1/3 का भाग कर देंगे तो इसमें इतना आ जाएगा। ठीक है, 30,000 रुपये किसको, लड़के को मिल जाएंगे, और पत्नी को उनको मिलेगा 45,000 रुपये, और 90,000 उनकी कुल संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, ये कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। तो अब ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें हम बस थोड़ा बस बता दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन की कैसी लैंग्वेज बनेगी, फिर उसके बाद आप लोग आगे तो कर ही लेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम इक्वल कर देंगे, और उन्होंने दे दिया है कि वर्ग की भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भुजा उसकी 25 सेंटीमीटर दे दी है, तो भुजा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 1/2 इंटू बी इंटू एच को हम किसके 625 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, और उन्होंने एक चीज़ और दे दी है यहाँ पे, उसकी हाइट दी है, बेस पूछा गया है, क्योंकि उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से इतने मीटर की दूर पर उस भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब कि जैसे ये जो त्रिभुज बना हुआ है, उन्होंने बोला है कि उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से, ये शीर्ष बिंदु से कितने 10 मीटर दूर है। ये कितना दिया है, 10 मीटर दिया गया, 10 मीटर दूर, उस शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। तो इसका मतलब है ये हाइट दी गई है, ये क्या है, हाइट है इसकी। तो हाइट कितना दिया गया 10 मीटर, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 10 मीटर दिया गया, और ये कितना हो गया 625। यहाँ से अब 5 हो जाएगा, तो b इंटू 5 हो जाएगा इक्वल अब 625। तो पूरा सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन। 625/5, 5 का इसमें भाग दे देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और 5 25, 125। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी, 125 मीटर आ जाएगा। उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 125 मीटर। तो आंसर देखो ये यही बोल है। उसके बाद अब हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज की भुजा आयत का परिमाप कितने सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होता है,
आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा समझा दे रहे हैं क्योंकि ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आयत का हम परिमाप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर दिया ही गया है। सबसे पहले आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई उसकी x प्लस 5 हो जाएगी। बस फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे, बस आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, एक कार को इतने मीटर रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को इतने % का लाभ होता है, तो कार का क्रय मूल्य बताइए। तो ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक कार को 72,000 रुपये में बेचने पर, तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं। कैसे करना है, मतलब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य हम मान लेंगे 100 रुपये है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि 20% इस पे लाभ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% लाभ है। तो किसी भी चीज़ का, क्योंकि लाभ बराबर होता है, जब हमें किसी चीज़ का लाभ मिलता है तो उसको हम उतने ही चीज़ में बेचते हैं ना, तो लाभ बराबर होता है। जब उसको 20% का लाभ मिला है, तो जब क्रय मूल्य इतना है, तो इसका मतलब उन्होंने 120 रुपये में उस चीज़ को बेचा होगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब कितना हो गया, 120 रुपये में उन्होंने बेचा होगा जब 20% उसको लाभ, बट उसका विक्रय किसी 120 विक्रय मूल्य 120 की वैल्यू कहाँ पर कितनी दी गई है, 72,000 रुपये दी गई, क्योंकि उन्होंने बोला एक कार को 72,000 रुपये में बेचने पर। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, 120 की वैल्यू कितनी है, 72,000 है, तो हमें इसकी अब 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72,000 बटे 120 हो जाएगी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 छंग 72, ठीक है। कितने आ गए, 6,000 रुपये आ गए, ठीक है। कितने आ गए, 6,000 रुपये, 72,000 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस अब इसमें तो हम 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का इसमें गुणा कर देंगे 6,000 में, तो कितना हो जाएगा, 6 5 0 लग जाएंगे, ठीक है। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। कई दई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो कितने हो जाएंगे, 6 लाख रुपए आ जाएंगे। तो हमें किसी वस्तु को कितने 6 लाख रुपए में बेचना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना 10 आएगा, क्योंकि 12 छंग 72, 2 जीरो यहाँ पे, मैंने 1 जीरो यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया। तो कितने आ जाएंगे, जब 100 का गुणा करेंगे तो 60,000 आएगा आंसर, ठीक है। 4 जीरो लगेंगे, ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। मैंने 1 जीरो में गलती कर दी थी। तो फिर अब यहाँ पे हम करेंगे, अब हम चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे 2 नल ए तथा बी किसी काम को अकेले करने में 1 घंटा लगाते हैं, बी जो है एक सही मतलब 5/4 घंटे लगाते हैं, इतने में भर सकते हैं। ए अगर किसी का ए नल जो है वो किसी टंकी को 1 घंटे में भरता है और ये 5/4 घंटे में भरता है, 1 से 1/4 घंटे में भरता है। सी नल बी लगा हुआ है, जो एक तीसरा नल सी भी लगा हुआ है, जो केवल टंकी को पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तब टंकी को पूरा भरने में 50 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि नल सी पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में पूरा खाली कर देगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक नल जो है, 2 नल जो लगे हुए हैं, मतलब ए नल जो 1 घंटे में भरता है और बी जो नल है 1 से 1/4 है। तो हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी नल पूरी भरी हुई टंकी को ज्ञात कीजिए कि सी नल, तो लिखेंगे यहाँ पर नल सी पूरी टंकी को कितने x मिनट में खाली करता है। पूरी टंकी को हमने मान लिया है कि नल सी x मिनट में खाली करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, और एक ए नल जो है उसको टंकी को भरने में कितना 1 घंटे समय लगाता है। तो यहाँ पे जब हम ए नल
ए नल द्वारा किया गया काम, ए नल द्वारा किया गया काम। हाँ, इस टाइप के सवालों में ऐसा करना होता है कि जैसे अगर ये जो टंकी वाले सवाल होते हैं क्वेश्चन, मतलब ए नल इतने घंटे में भर रहा है, बी नल इतने घंटे में भर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो घंटा दिया गया रहता है, मतलब समय दिया रहता है, वो अगर काम में उसको बदलना है, जैसे ए नल द्वारा किया गया काम, तो आपको जो भी समय दिया गया होगा उसको उसका रिवर्स कर देना होगा। तो ए नल उस घंटे को कितने 1 घंटे में भर रहा है, मतलब 60 मिनट में भर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/60, 1/60 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में, उसके द्वारा 1 मिनट में किया गया काम कितना हो जाएगा, ए नल द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, ए नल द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/60। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी नल द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में किया गया काम, 1 मिनट में किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/75 हो जाएगा। ठीक है, 75 मिनट आएंगे, चाहे ऐसे निकाल लीजिए आप, क्योंकि एक सही 1/4 दिया गया है। ठीक है, ये घंटा है, तो इसको हम सबसे पहले एक सही 1/4 दिया गया, 4 एकन 4 एक 5, मतलब 5/4 घंटे दिए गए। तो इसको हमें मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 चौको 60, 15 पन्ना 75 मिनट आ जाएंगे। तो 75 में, तो उसके ए नल द्वारा 1 मिनट में किया गया काम, मतलब बी नल जो है किसी काम को करने में कितना समय लगाते हैं, 75 मिनट। तो 1 मिनट में किसी काम को करने में कितने लगाते हैं, 75 मिनट। तो 1 मिनट में किया गया काम उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 1/75। आई हो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे, और सी वाला हमने मान लिया है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे सी नल किसी काम को 1 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, तो सी नल द्वारा, सी नल द्वारा 1 मिनट में सी नल द्वारा 1 मिनट में 1 मिनट में किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, 1/x हो जाएगा। अब तीनों जो हैं, तो अब यहाँ पे अब तीनों ABC तीनों किसी नल को खाली करने में कितना, पूरा भरने में 50 मिनट लगाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 50 मिनट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 50 मिनट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे उसके द्वारा, अब उन सब तीनों के द्वारा 1 मिनट में किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/50। अब हम सभी को जोड़ देंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 60, और प्लस 1/75 हो जाएगी बी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू यहाँ पे 1/x हो जाएगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया गया है, हाँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे ये सी को बोल रहे हैं कि सी उस टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा, मतलब ये किसी चीज़ को कम कर रहा है। अगर किसी चीज़ को, अगर किस टंकी को खाली करना है तो वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर टंकी को भरना हो तो फिर यहाँ पे हम प्लस का साइन करेंगे। अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे, मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछ देते कि सी जो है अकेले उस टंकी को कितने मिनट में भरेगा, तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाता, क्योंकि हम किसी चीज़ को, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि हम किसी चीज़ को जब भरेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी, और जब हम किसी को खाली कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हमको 1/x सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस इसको सॉल्व कर देना है, जो भी हमारा आंसर आएगा। आई होप कि आप लोग अब ये क्वेश्चन आगे कर लेंगे, नहीं तो हम चलो अभी या फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 70 नहीं 75 होगा। ठीक है, तो चाहे चलो कर देते हैं। 1/x यहाँ पे आ जाएगा 1/60 प्लस 1/75 माइनस का 1/50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 70, 50 और 60 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 75, 50 और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 5 15 75, 5 10 50, 5 12 60, 12 पंचे 60। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम 5 का फिर कर देंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 5 12 का 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 का फिर करेंगे, तो यहाँ पे 2 3 की 3, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 3 का फिर लेंगे, 3 लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 2। तो अब इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 3 300, तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x बराबर 300 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम इस सबको रख देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर चलो रख देते हैं, कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इसका इसमें करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 75 का इसमें जब करेंगे 300 में जब 75 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे।
प्लस का 4 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 50 का जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 4 9, 9 में से 6 गए 3, 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 3/3 5 4 9, 9 में से 6 गए 3, 100 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मिनट आ गए। अब 100 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा मतलब सी जो आया इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट। तो सी जो है हमारा सी जो है किसी टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो आई होप कि आप लोगों की ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन नल वाला। फिर उसके बाद अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि रोहित और मयंक की आयु में इतने का अनुपात दिया गया। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष लिखेंगे। दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पे हम कितनी मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जब भी ऐसा अनुपात में दिया गया हो तो हम दोनों के वर्तमान आयु मान लेंगे x, और जो अनुपात दिया गया हो तो उनमें हम ऊपर नीचे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 11x/8x लिख देंगे, ठीक है। अब उन्होंने जितना बोला है बात बोला है तो हम ऐड कर देंगे, और वर्ष वाले सवालों में अगर पूर्व बोलते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें। 8 ऊपर नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इसकी जो भी वर्तमान आयु को मान लो, फिर जो भी अनुपात दिया गया उसमें मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि अगर 8 जितने वर्ष बाद दिया हो तो उसमें उतने ऊपर नीचे ऐड कर दो, अगर पूर्व बोल रहा हो तो उतने हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इतने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5/4, ठीक है। बस अब यही इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा बस उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी। x की वैल्यू जो भी आएगी 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि इसको सॉल्व करने के बाद हमने सॉल्व कर लिया है, तो आप लोग भी सॉल्व कर लेना। इसको x=2 आएगा, x=2 तो 11 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद उसकी जो रोहित की आयु कितनी आ जाएगी, 11 दूनी 22 वर्ष आ जाएगी, और इसकी 8 दूनी 16 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। तो देखो वही आया, रोहित की आयु कितनी आ जाएगी, वर्तमान 22 वर्ष आ जाएगी, और मयंक की आयु कितनी आ जाएगी, 16 वर्ष आ जाएगी। फिर उसके बाद अब ये दिया गया है, एक व्यक्ति ने इतने रुपए 2 प्रकार के बॉन्ड में लगाए हैं, ठीक है। एक पर उसे इतने प्रतिशत ब्याज मिला तथा दूसरे पर उसे 8% ब्याज मिलता है। यदि उनकी वार्षिक आय इतनी है तो प्रत्येक प्रकार के बॉन्ड में उसने कितने रुपए लगाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लिखेंगे यहाँ पर उसने प्रत्येक प्रकार के बॉन्ड में कितने x रुपए लगाए, ठीक है। माना कि उसने x रुपए लगाए। तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे अच्छा, x रुपये हम यहाँ पे किसी एक को मान लेंगे, या तो अब 8% पे मान लीजिए कि उसने 12% वाले पर 12% वाले पर उसने x रुपये लगाए हैं, या तो 8 पे मान लीजिए। तो चलो हमने ये इसमें लिखा हुआ है कि माना कि उसमें ने 8% रुपये 12% वाले पर लगाए हैं, ठीक है। 12% माना कि उसने x रुपये 12% पर लगाए, ठीक है। तो उसका कितना हो जाएगा, फिर ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर लिखेंगे x रुपये पर उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 12x/100। जब वो x रुपये पर उसने 12% वाले पर लगाए तो उसका x रुपये पर ब्याज कितना हो जाएगा, 12x/100। फिर उसके बाद क्योंकि उसने 2 ही बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड पर उसने 25,000 रुपये लगाए थे, और जब एक पर उसे x रुपये का ब्याज पता चल गया x रुपये, तो दूसरे पर कितना हो जाएगा, 25,000 माइनस का x रुपये, 25,000 माइनस x रुपये पर ब्याज, ठीक है।
तो जब ये 12% पर लग रहा है तो ये वाला 8% पर लगेगा, 8% पर, तो 25,000 माइनस का x इंटू 8/100, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका कुल ब्याज कितना, उसकी कुल वार्षिक आय कितनी है 2500 रुपये, तो उसका कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज कितना है 2500 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों ब्याज को हम ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे। 25,000 माइनस का x अपॉन इंटू 8/100 बराबर 2500, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो भी आ जाएगी वही हमारे रुपए हो जाएंगे, कि मतलब 12% वाले पर उसने कितने रुपए लगाए, 8% वाले पर उसने कितने रुपए लगाए, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन आगे आप लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों को अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति ए और बी, जो कि ए बी जैसे ये हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 42 किलोमीटर दूर आरंभ करते हैं। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है एक व्यक्ति, इस तरह वाला विपरीत वाला व्यक्ति जो है उसको 6 घंटे के पश्चात मिलता है। तो जैसे अगर इधर से कोई व्यक्ति, इन दोनों के बीच की दूरी तो 42 है, अगर ए इधर से कोई व्यक्ति जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वो विपरीत चलने वाला जो व्यक्ति आ रहा है उसको बस समय बताया गया कि इतने घंटे बाद मिलता है। तो अगर दूसरे साइड से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो वो जितने समय बाद मिला है, तो इसका मतलब है दोनों का समय तो सेम होगा। जब वो 6 घंटे बाद मिल रहा है तो इसको भी वहाँ तक मिलने में या वहाँ तक या उस पॉइंट तक पहुँचने में इसको भी 6 घंटे समय लगा होगा, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल है। तो इसलिए अब हमें इसका चाल भी पता है और हमें इसका समय भी 6 घंटे पता चल गया, तो इसकी हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या लगा देंगे, फॉर्मूला चाल गुणित समय, तो कितनी हो जाएगी, 6 चौको 24 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। और दोनों के बीच की दूरी अगर 42 किलोमीटर दी हुई है तो अब उस और एक वाले की हमको दूरी पता चल रहा है, एक तरफ की दूरी, तो उसमें से हम घटा देंगे तो बची हुई दूरी कितनी बचेगी, 18 किलोमीटर दूरी बचेगी, क्योंकि 24 किलोमीटर हमने उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमें विपरीत आ रहे वाले दूसरे व्यक्ति की हमें क्या बतानी है, चाल बतानी है। तो हमें उसकी दूसरी तरफ से आ रहे वाले व्यक्ति का समय तो हमें पता ही था पहले से, क्योंकि उसने बोला है कितने घंटे के साथ मिलता, दूरी हमने ऐसे निकाल ली, तो हमें वहाँ से उसकी चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो समझ में तो हम फिर इसको बता देंगे। फिर उसके बाद अब अगला वाला हम क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार क्षेत्रफल का परिमाप ये दी गई, फिर वही देखो सेम क्वेश्चन आ गया। यदि क्षेत्रफल की लंबाई इतनी कर दी जाए, मतलब 2 मीटर कम कर दी, चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल उसका इतने वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। तो क्षेत्रफल की अधिक लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार हम इसकी क्या मान लेंगे, चौड़ाई, ठीक है। इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई को हम x मान लेंगे और लंबाई को अगर हम इसकी सबसे पहले, हाँ यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे इसकी लंबाई अगर x है, ठीक है, सबसे पहले या फिर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले परिमाप का क्या फार्मूला, तो उससे थोड़ा आसानी हो जाएगा। जैसे परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो L प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि टोटल वैल्यू 80 दी हुई है तो 80/2 कर देंगे तो 40 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी दोनों लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई है। तो हमने अगर इसकी चौड़ाई को x माना, हमने इसीलिए इसको पहले निकाला, तो यहाँ से हमारी लंबाई क्या आ जाएगी, 40 माइनस x आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब दोनों की वैल्यू का योग 40 है तो एक की अगर हम x माने तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से हम सारी कंडीशन को लगाएंगे जो जो इसमें दी गई हैं। अब उन्होंने बोला है कि अगर उसकी लंबाई को हम 2 मीटर कम कर दें, तो इन्होंने कह दिया है कि लंबाई L बराबर 40 माइनस हमारी x है और उसको हम 2 मीटर कम कर दें तो कितनी हो जाएगी, 40 में से यदि क्षेत्रफल की लंबाई को 2 मीटर कम कर दिया जाए, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2 मीटर इसको कम कर दिया। फिर उसके बाद अब उन्होंने बोला है कि उसकी चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें,
तो इसकी बिर्थ जो बी बराबर है उसकी चौड़ाई को हम 2 मीटर बढ़ा दें, x+2 हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला तो क्षेत्रफल उसका कितना हो जाता है, 36 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल पहले यहाँ पे L/B हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसका कितना बढ़ जाता है, तो पहले वाला जो क्षेत्रफल था उससे वो कितना 36 मीटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, L इसकी क्या है, या फिर हम सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल मान लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाला जो पूर्व क्षेत्रफल है, पूर्व क्षेत्रफल क्या होगा, पहले इसकी लंबाई क्या थी, 40 - x थी, चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई x थी और लंबाई क्या थी 40 - x। तो इसका पहले का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये x × 40 - x। इसको हम पहला इक्वेशन डाल देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जब ये सब मतलब उसकी लंबाई को 2 मीटर कम किया जाए और उसके बाद जो उसकी चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो ये हमारी क्या है, LB है, L'/B', ठीक है। इसको हम L'/B' मान लेंगे क्योंकि ये अब इसमें कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि L'/B', क्योंकि अब इसका नया जो क्षेत्रफल होगा ना L'/B' होगा ना क्षेत्रफल, तो L'/B' पहले वाले क्षेत्रफल का पहले वाला क्षेत्रफल क्या है, LB है, ठीक है। उसमें कितना है, 36 सेंटीमीटर अधिक हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पे हम L'/B' की वैल्यू रख देंगे। L'/B' की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 - x - 2 और इंटू का x+2 इक्वल अब द LB की वैल्यू क्या है, x इंटू फर्स्ट वाले इक्वेशन से रख देंगे 40 - x प्लस का 36। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहीं से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 20 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे जैसे अब ये दिया गया रामू की आयु इसके पिता की आयु की आधी है। तो 20 वर्ष पूर्व रामू के पिता की आयु की 6 गुनी थी, तो आज रामू की आयु कितनी है और पिता की आयु कितनी है। तो मतलब इसमें वर्तमान आयु पूछा, आज का मतलब यहाँ पे वर्तमान आयु पूछा है। तो हम मान लेंगे कि रामू के पिता की आयु कितनी है, x, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दिया है रामू की आयु इसके पिता की आयु क्या दी। अगर पिता की हम x मान लेंगे तो रामू की कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। अब उन्होंने बोला 20 वर्ष पूर्व। हमने इस टाइप के क्वेश्चनों में बताया था कि अगर पूर्व हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और अगर बाद हो तो ऐड कर देते हैं। तो 20 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि पिता की हमने x मानी तो x - 20 हो जाएगा, और रामू की आयु 20 वर्ष पहले x/2 माइनस का 20 हो जाएगी। अब उसमें फिर कंडीशन लगी हुई है कि रामू के पिता की आयु रामू की आयु की 6 गुनी है, तो x - 20 लिख देंगे, पिता की आयु इक्वल ऑफ द 6 गुना इंटू रामू की आयु। बस उसको इस वाले इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 25 वर्ष आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।